गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में जियोग्राफी के चैप्टर 1 क्लास 10th का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बट इससे पहले कि मैं चैप्टर के बारे में डिटेल डिस्कस करूं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है जो गवर्नमेंट चाहती है कि स्टूडेंट इस चीज को जाने। और हमारे होल स्टडी में इसी चीज का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और ये मैंने पहले भी एक क्लास में एक्सप्लेन किया है, लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझो। एक सर्टेन काइंड ऑफ अप्रोच यू हैव टू डेवलप, ताकि आप अपने लाइफ में ना सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस करो, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का भी जो है उससे फायदा हो। सो हमारे होल स्टडी में अगर पूरे स्टडी के पर्पस को आप फिगर आउट करोगे तो मिलेगा कि गवर्नमेंट चाहती है कि स्टूडेंट नो अबाउट द रिसोर्स, कि आप रिसोर्स को जानो, रिसोर्स को समझो कि रिसोर्स होता क्या है। अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम साथ में वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन। अभी हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे होल स्टडी में थोड़ा सा फ्लॉ क्या है, कमियां क्या है। कमियां नहीं कहेंगे, वी कैन से लाइक इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से ना होने के कारण जो हमारे कंट्री में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आज के टाइम में, अगर यूथ में कोई प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। सी, अगर हम लोग अपनी स्टडी के पैटर्न को देखें, मान लीजिए एनसीईआरटी की ही बात करें, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही इफेक्टिव वे से डिजाइन किया गया है। जैसे अगर आप सब्जेक्ट को फिगर आउट करोगे तो मिलेगा कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज का मतलब अभी के लिए आप समझ लो एसएसटी सब्जेक्ट, एसएसटी। कुछ सब्जेक्ट आपको मिलेंगे मैथ, फिर एक आपको सब्जेक्ट मिलेगा साइंस, और एक है लैंग्वेज। ना इस सब्जेक्ट का पर्पस समझिए। ह्यूमैनिटीज हमें अवेयर कराता है रिसोर्स से कि एग्जैक्टली रिसोर्स है क्या। अवेयर कराता है, इन सब्जेक्ट्स को डील करने से हमें पता चलता है एग्जैक्टली रिसोर्स होता क्या है। मैथ हमें हेल्प करता है एक तरीके से, आप कह सकते हो क्रिटिकल माइंड डेवलप करने में। यह भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्रिटिकल माइंड डेवलपमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए, सो क्रिटिकल माइंड डेवलपमेंट करने में काम आता है। क्रिटिकल माइंड डेवलप करने का मतलब ये रहता है कि हमें उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक क्वांटिटेटिव वैल्यू पता चल जाता है। क्वांटिटेटिव वैल्यू पता चलने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है। क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों के बारे में जानना, तो हम जो है एक तरीके से बहुत ही ऑप्टिमम यूज करते हैं उन रिसोर्सेज का, अगर रिसोर्स का यूज करना हो तो। साइंस हमें हेल्प करता है उन रिसोर्सेज का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लो आप हमारे कंट्री की बात करें, हमारे कंट्री में मिनरल रिसोर्सेज ज्यादातर जो है डेक्कन प्लेटियो और यहाँ पे मिलेगा, इन सब जगह मिनरल रिसोर्सेज। अब हमें लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर यहीं पे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। कोल वगैरह यहाँ पे मिलेगा, यहीं पे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं और पे क्यों नहीं। अब अगर यहाँ पे पता चल गया तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पता चलेगा ना कि हमें इसका कैसे इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के लिए, हमें इस एरिया में कोल मिला, पहले मान लीजिए स्टील मिला, आयरन, आयरन मिला।
अब आयरन को मेल्ट करने के लिए सबसे अच्छा कोई मिनरल था तो वो था कोल, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग आयरन को मेल्ट करते थे। और किसी भी डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जब हमें रिसोर्स से ये पता चला कि पर्टिकुलरली सर्टेन मिनरल्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकता है, तो उसी अकॉर्डिंगली जो है आगे सोसाइटी या कंट्री डेवलप हुआ। जैसे ये जोन है कॉटन प्रोडक्शन का, तो जब यहाँ पे इस जोन में कॉटन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे पहला फैक्ट्री लगेगा कपड़ों का वो यही लगेगा। लैंग्वेज का पर्पज है आपने कुछ सीख लिया, जान लिया, अल्टीमेटली इसको प्रेजेंट करना। व्हाट इफ आई हैव नॉलेज बट आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन कि मैं उसको प्रेजेंट कर सकूं, तो कोई रिलीवेंस ही नहीं है ना। लैंग्वेज का पर्पस ये, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी की जो स्टडी ज्यादातर, अगर आप किसी भी स्कूल को फिगर आउट करोगे, इन दो सब्जेक्ट्स को अंडरमाइन करते हैं। स्कूल जो है इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो सब्जेक्ट्स को अंडरमाइन करने का मतलब ये है कि अब ये किसी भी रीजन से हो, चाहे आपको नीट का एग्जाम देना हो, चाहे जेई का, कोई भी रीजन हो, वॉट एवर मे बी, जब आप सिर्फ इसके बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं देन यू विल बी इन दैट पोजीशन जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ जॉब सीकर हो सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रिसोर्स है क्या। अवेयरनेस अबाउट द रिसोर्स, जीरो नॉलेज। उसको कैसे प्रेजेंट करना है नहीं पता। आपको एक तरीके से मॉडर्न लेबर बनाने की कोशिश किया जाता है। अब अगर मान लो आप इसके बारे में जानोगे, जब इसको, इस स्टडी को भी आप कंबाइन कर दोगे, आप ये सारे नॉलेज के बाद आप उसी रिसोर्स को क्रिएट करना भी सीखोगे कि कैसे नया, यहीं से इनोवेशन शुरू होता है। इसको ऐड करने से हमारा इनोवेशन बिल्ड होगा। इनोवेशन कॉज फॉर द न्यू जॉब क्रिएशन। अगर कुछ नया क्रिएट होगा तो उससे नया जॉब क्रिएट होगा। नए तरीके के इनोवेशन, नए तरीके के जॉब क्रिएशन, मतलब जॉब सीकर तो चलो ठीक है जो भी है, बट जॉब क्रिएटर भी अच्छे खासे हो जाएंगे। अभी हमारे कंट्री में भी जब बात करते हैं हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट का, R&D में खर्च की बात तो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 1% ऑफ GDP है। और उसका रीजन यही है कि जो स्टूडेंट्स जो पढ़ के बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ इसके बेसिस पे है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ये चीज अचीव नहीं करना है, अभी भी आप ये पढ़ ही रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि इसको आप छोड़ रहे हो, अभी भी आप इसको पढ़ ही रहे हो, लेकिन जितना आप इसको ज्यादा सीरियस ले लेते हो, आप इसको अंडरमाइन कर लेते हो, तो आपको लगता है कि ऐसे लोग नहीं है जो इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यही कोई अगर लोअर क्लास पीपल होते हैं, दे हैव नॉलेज, बट द प्रॉब्लम इज उनके पास फंड नहीं है कि वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। तो इनको ना चाहते हुए भी एक लंबे समय तक जॉब करना पड़ता है। जब तक फंड अरेंज होता है तब तक वो अपने लाइफ के कुछ बेसिक नीड्स में उलझ जाते हैं। जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि आप घर के पास में जॉब करते हो, आप जॉब करते हो दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहर में, इन दैट सिचुएशन आपको होम चाहिए, आप लोन और मल्टीपल टाइप ऑफ लोन में आप इंडल्ज हो जाते हो, और ये जो इनोवेशन वाला काम है वो पीछे छूट जाता है। सो द पर्पज ऑफ our education to ensure the knowledge about the resource। आपको रिसोर्स से अवेयर कराना है, इंश्योर कराना है कि इसकी सिग्निफिकेंस कितना है। फिर इन सब्जेक्ट का चलो पढ़ना अपनी जगह, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस। जैसे मैथ का अगर आप किसी भी एक कोडर से मिलोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोडर से मिलोगे, ही विल से कि मैथ ही वो फंडामेंटल चीज है वो जिससे वो एंटायर चीज क्रिएट कर रहा है। अब क्रिएशन की बात करें तो आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी गेम ले लो, पबजी या जो भी अभी चलता है, GTA 6,
ये सारे गेम्स का अगर कोई फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जिसके बेसिस पे ये बनाया गया है मैथ, तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग इस अप्रोच को थोड़ा चेंज कर ले पढ़ाई के, पढ़ना वही है, सेम तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बट वी जस्ट हैव टू चेंज आवर अप्रोच ताकि हम कुछ बड़ा क्रिएट कर सके, हम लोग यहाँ से शिफ्ट होके इस वाले सिचुएशन में आ सके जहां पे हम इनोवेट कर सके। एक बार इनोवेशन हम करेंगे ना, और इनोवेशन करने के लिए मल्टीपल चीज है, और अगर ना समझ में आए तो सबसे बेस्ट उसके लिए आप इंस्पायर हो सकते हो, मूवी देख लो आयरन मैन। यू विल फाइंड कि वो सबसे बिलीनियर और जो भी लाइफ को एंजॉय करता था। तो जो लाइफ इस वाले साइड की है ना, मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम ये है कि जो लोअर क्लास लोअर लेवल पे लोग हैं जिनको ये नॉलेज, ये सारे नॉलेज है, बट द प्रॉब्लम इज फंड, उनके पास सफिशिएंट फंड बस नहीं है, वो अपने लाइफ के इन सब प्रॉब्लम्स में अटके हुए हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ हम लोग इस पढ़ाई को करेंगे, आगे हम लोग चैप्टर को डील करते हैं, और जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं आपको ये एनकरेज करूंगा, एंड डोंट वरी, मैं ये सारे सब्जेक्ट एक्सेप्ट लैंग्वेज, सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर करूंगा मैं, और एक इनोवेटिव अप्रोच से। आपका ये एग्जाम छोड़ो, ये एग्जाम आपका जो नीट और जेईई है वो इतना है, एंड जैसे एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरीके से आपको हर साल का पेपर ऐसा रियलाइज होगा कि भाई आउट ऑफ सिलेबस और खतरनाक पेपर, ऐसे आपका बिहेवियर, ऐसे आपका रिएक्शन रहेगा, बट इन रियलिटी सारे के सारे क्वेश्चंस जो है अब एप्लीकेशन बेस्ड ही आएंगे। सो दिस इज योर सिलेबस एंड आई एम गोइंग टू टीच यू लाइक दिस, मीन्स आपका सिलेबस पूरा उसमें कवर रहेगा। हाँ, इट विल टेक टाइम, बट यस, इस तरीके से जो है अप्रोच, इस तरीके से अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश है जहां पे मेरे स्टूडेंट जो है इनोवेटिव बने, इनोवेटिव। जॉब अपनी जगह, जॉब जिसको करना है वो करे अपनी जगह, बट आई वांट कि आप इनोवेशन करो, नए नए चीजों को रिसर्च करो, डेवलप करो, मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट बनाओ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें रिसर्च करने के लिए है। ओके, सो हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं कि रिसोर्स चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगा मैं आपको समझाता रहूंगा। वेट, इसको मिटा दूं। सो द पॉइंट इज इन दिस चैप्टर, पहला क्वेश्चन यही कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिसोर्स। सो रिसोर्स का सिंपल डिफिनेशन, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा, एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग, कुछ भी जो हमारे सराउंडिंग है, एनीथिंग विच satisfy human need, उसको हम लोग रिसोर्स कहेंगे। पर इतना ही नहीं, कुछ कंडीशंस भी हैं। एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड वी कैन से रिसोर्स, बट देर इज सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस भी हैं। नंबर 1 कंडीशंस, नंबर 1 टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मीन्स हमारा टेक्नोलॉजी उस लेवल पे डेवलप होना चाहिए जहां पे हम इजी वे से उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, अदरवाइज वो रिलीवेंट है, इरिलीवेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर वर्ल्ड मैप को देखोगे, स्पेशली अफ्रीका की मान लेते बात कर लेते हैं, अफ्रीका ज्यादा जितने भी कोस्टल रीजन होते हैं ना, सारे के सारे रिसोर्सफुल होते हैं। अब अगर अफ्रीका की बात करें, पूरा का पूरा रिसोर्स से भरा हुआ है, बट आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पुअर यहीं पे है। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है रिसोर्स का एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर कोई और कंट्री से आता है, यहाँ पे रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करता है, वो अपना प्रॉफिट अर्न करता है, चला जाता है, वहां कंट्री के लोग जो है गरीब रहते हैं। तो रिसोर्स तो है, बट टेक्नोलॉजिकली अगर एक्सेसिबल नहीं है तो भाई कोई और अपना नीड को सेटिस्फाई करेगा ना। सेकेंड, इकोनॉमिकली फिजिबल, एग्जाम्पल के लिए चांद पे जो है
ऐसा माना जाता है कि चांद के जो साउथ वाला पॉइंट है वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी है ना। हमारे पास एक ये आइडिया आ सकता है ना कि समहाउ अगर कभी हमारे वर्ल्ड में वाटर का क्राइसिस हुआ तो हम लोग चांद से पानी मंगा लें, ऐसा कुछ हो सकता है, एक पाइप लगा दें और हमारे कंट्री पे आ जाए। भाई वो इकोनॉमिकली फिजिबल है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। या फिर ऐसे समझ लो सिंपल वे में, सपोज करो चाय है, ठीक है, एक टी है और एक कॉफी। अब किसी कारणवश किसी सिचुएशन के कारण जो है टी का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत ज्यादा, और कॉफी का प्राइस कम है। और अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है जिसको इसके बिना काम नहीं चलता, तो वो इस हाई प्राइस को लेने के बजाय वो कॉफी से एडजस्ट करेगा। सो इकोनॉमिकल फिजिबल का मतलब ये है कि वो इतने अमाउंट में इजी वे से एक्सेसिबल हो जाए कि ऐसा ना हो कि आपका खर्च ही इतना पड़ जाए जिसका रिटर्न जो है मिलना मुश्किल रहे। थर्ड है सोशली एक्सेप्टेबल। अब अगर मान लो कोई रिसोर्स है, किसी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हो और वो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जैसे ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे लोग जानवर खाते हैं, वो ठीक है, वो हम लोग साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि वो खाते हैं क्या खाते हैं। बट हमारे कंट्री में हम लोग मान लीजिए अगर गाय से ही बात करें, काऊ काऊ के साथ हम लोग इमोशनली अटैचमेंट है, तो ये सिचुएशन तो कभी नहीं आएगा क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पेशली अगर मान लो हिंदू कम्युनिटी की बात करें, बट अदर सेक्शन ऑफ वर्ल्ड के लिए तो ये एक तरीके से उनके लिए तो रिसोर्स हुआ ना, दे सेटिस्फाइंग देयर नीड। तो जो भी रिसोर्स है उसको ये तीन कंडीशन भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, दैट्स हाउ इट बिकम्स रिसोर्स, अदरवाइज वो बस हमारा सराउंडिंग है, दैट्स इट। So, resource anything will satisfy human need with conditions 3, technologically accessible होना चाहिए, means easy to extract, we must have that kind of technology या tools या knowledge उसका होना चाहिए, economically feasible होना चाहिए, socially acceptable होना चाहिए। क्लियर है? अब लोगों को लगता है कि हमारे जो सराउंडिंग है, वी थिंक दैट only nature gives resource। लोगों को लगता है कि सिर्फ वो नेचर में ही रिसोर्स जो है अवेलेबल है। इन रियलिटी रिसोर्स कैन also be created। रिसोर्स कैन also be created, ठीक है। रिसोर्स को हम क्रिएट भी करते हैं, कैसे? नेचर का जो रिसोर्स है उसको एज ए रॉ मटेरियल लेकर, और जो हमारा टेक्नोलॉजी है, नॉलेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको कन्वर्ट करना एक रिसोर्स, न्यू रिसोर्स के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के लिए सॉइल, मिट्टी हमारे चारों तरफ है, इस मिट्टी का इस्तेमाल करके हमने एक ब्रिक बना दिया। नाउ ब्रिक अगेन बिकम रिसोर्स, बट इट इज मेड बाय पर्सन, ह्यूमन। दैट इज द रीजन ह्यूमन इटसेल्फ कंसीडर्ड एज ए रिसोर्स। तो अगर मैं रिसोर्स को ब्रॉडली डिवाइड भी करूं ना, तो मैं कह सकता हूं कि रिसोर्स जो है ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन रिसोर्स। तो यहां पे हमारे लिए कोई पर्सन काम कर, और इसी ब्रिक का इस्तेमाल करके लेटर दिस ब्रिक वर्क्स एज अ प्राइमरी रिसोर्स फॉर द बिल्डिंग, कोई एक घर बनना। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा ना कि मैं समझा कह रहा हूं। सॉइल जिसकी कोई कीमत नहीं था, एक तरीके से मान लो अगर तुम सॉइल लेने जाओ फ्री में मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल, हाँ वो ठीक है, कॉस्ट है बट बहुत ही कम कॉस्ट। अब एक ब्रिक की अगर दाम देखें तो 10 रुपए का बिक रहा है,
10 रुपए के रेट के हिसाब से बिक रहा है, और वहीं अगर एक बिल्डिंग की बात करें तो वो करोड़ों में बिक रहा है। तो ये जो वैल्यू हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन या कह लो वैल्यू एडिशन। वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम लोग। कौन ऐड कर रहा है? पीपल। क्लियर? ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब तक के डिस्कशन में हम लोगों ने अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स यानी कि जो नेचर में अवेलेबल है और उसका कैसे इस्तेमाल करके हम लोग नेचर नए तरीके के रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। सो वन थिंग इज क्लियर कि रिसोर्स न सिर्फ नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, रिसोर्स को क्रिएट भी किया जा सकता है। सो रिसोर्स क्रिएशन की बात करें तो वो नेचर में एग्जिस्ट करता है और उसको टेक्नोलॉजी के हेल्प से, टेक्नोलॉजी मीन्स दैट इज वी हैव नॉलेज एंड टूल्स, मेथड है कि एक नए तरीके का रिसोर्स क्रिएट भी कर सके। बट इसके अलावा भी एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन रियलिटी देखा जाए वी डोंट एग्जिस्ट अलोन। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज ए पीपल, सोसाइटी, है ना, पॉपुलेशंस। सो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, और ये चीज हैंडल किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इंस्टीट्यूशंस या आप कह लो गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इसी पे एक बात कह सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ ट्राइंगल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ट्राइंगल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ट्राइंगल ऑफ इंटरडिपेंडेंस जिसमें सेंटर में है एक ह्यूमन, दैट इज रिसोर्स अवेलेबल इन नेचर। क्लियर? ये एक ह्यूमन है। कैसे ये सारा एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। रिसोर्स जो नेचर में अवेलेबल है, देयर इज ए टेक्नोलॉजी ताकि हम उस रिसोर्स का यूटिलाइज कर सके, और उस रिसोर्स को जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जो ये टेक केयर करे कि कैसे कोई रिसोर्स का गलत एक्सप्लॉइटेशन ना करे बहुत ही ज्यादा। एट द सेम टाइम प्रॉपर वे से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूशंस लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, अगर ये नहीं रहेगा तो रिसोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास डैम्स है, डैम में वाटर है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। इसको आप फिजिकल एनवायरनमेंट जो बुक में लिखा हुआ है वो भी लिखते रहो, फिजिकल एनवायरनमेंट। सो डैम में वाटर अवेलेबल है, दैट इज डैम। अब ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये प्रोड्यूस कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ डैम, इज ए काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर ली है तो ऐसा तो नहीं वहीं पे रखे रहेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी इनका मेथड होता है, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कोई मतलब है उसका? इसी तरीके से मान लो कोल है, कोल अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, कोल अवेलेबिलिटी नेचर हुआ। कोल को रिफाइन करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, रिफाइन करना, एक्सट्रैक्ट करना, ये टेक्नोलॉजी हुआ। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे रेलवे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कोल को थ्रू आउट द इंडिया, तो एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इनके सेंटर में कौन है? पब्लिक। अगर ये ही ना रहे तो फिर कोई रिलीवेंस ही नहीं है, आप रिसोर्स रखे रहो। सो ऑल थ्री, नेचर दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड। अब अगर मान लो ये ना रहे तो भी कोई रिलीवेंस नहीं है। अब अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो वाटर एज इट इज रहेगा, और अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगा कैसे? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट।
नाउ अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को कैसे बेसिकली क्लासिफाई किया जा सकता है। वैसे तो बहुत तरीके हैं क्लासिफाई करने का, हम लोग बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ, मैं यहां पे मेन पॉइंट लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स कुछ ना कुछ फैक्टर्स है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक बाई ओरिजिन, कहां से ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से, तो लिविंग यानी कि बायोटिक से, बायोटिक रिसोर्स आप कह सकते हो, या फिर अबायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स जैसे कि प्लांट्स है ना, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सब बायोटिक में आएंगे, एक्सेट्रा। अबायोटिक रिसोर्स में जैसे कि वाटर, सनलाइट, विंड, एक्सेट्रा। मीन्स इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है। सो ओरिजिन इफ फ्रॉम व्हाट, बायोटिक मीन्स समथिंग लिविंग थिंग से, ये हो गया लिविंग और ये हो गया नॉन लिविंग। सो बायोटिक, अबायोटिक। एक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होना। तो कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो रिन्यूएबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का कंसेप्ट समझ लीजिए। रिन्यूएबल के कंसेप्ट का मतलब ये है कि मान के चलिए बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट पीरियड में ये रिप्लेनिश मतलब वापस से फुलफिल हो जाता है, रिप्लेनिश भर जाता है फिर से। जैसे एग्जांपल के लिए सन रेज ही बात कर लो, सनलाइट, भाई हर दिन जो है सूरज उग रहा है, सनराइज हर दिन हो रहा है, सन जो भी एनर्जी अवेलेबल है डेली है, विंड, ऐसे कई सारी, वाटर जो फ्लो हो रहा है। वही नॉन रिन्यूएबल का मतलब वो जो रिन्यू, ऐसा नहीं कि रिन्यू नहीं होते, लेकिन उनका रिन्यूएबल पीरियड ही बहुत लंबा है ना। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, ऐसा नहीं है कि कोल वापस से नहीं बनेगा, लेकिन वापस से कोल बनने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। ऑयल, etc. On the basis of origin, on the basis of exhaustibility, next on the basis of ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे किसको ओन कैसे कौन करेगा, तो भाई प्राइवेट रिसोर्स हो सकता है, जैसे आपका घर, होम है ना, आपका फील्ड, ये सारी चीजें। कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है, जैसे कि पार्क, एरिया में पार्क वगैरह होता है ना। नेशनल रिसोर्स हो सकता है पूरे कंट्री का, जैसे कि रेलवे, ऐसे कई सारे हैं, रेलवे। ऐसे इंटरनेशनल रिसोर्स जो किसी एक कंट्री का ना हो, पूरे वर्ल्ड का हो, हर एक कंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे हाई सी, हाई सी का मतलब, हाई सी उस एरिया को बोलते हैं किसी भी कंट्री के बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो सी है वो हाई सी में आता है। स्पेस, एंटार्क्टिका, ये भी इंटरनेशनल रिसोर्स में आएंगे। नेक्स्ट, इसको मैं मिटाता हूं, इधर ही बताऊंगा। एक और लास्ट है, लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल
डेवलपमेंट स्टेटस। जैसे आप एक कह सकते हो, एक है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब कि हमें अवेलेबिलिटी के बारे में पता है, अवेलेबिलिटी के बारे में पता है, बट एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो कितना है, हाउ मच, ये नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि अभी सपोज करो कि मतलब मेन चीज यही है कि अभी हम लोगों ने इसको ढंग से सर्वे नहीं किया। एग्जांपल के लिए अभी रिसेंटली जो अंडमान निकोबार सी के आसपास, अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड्स है, उनके पास ऑयल रिजर्व पाया गया। अभी उसको सर्वे करना है, उसको पता करना है कि कितना है, कितना अमाउंट में, तो अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स, यानी कि ये वो रिसोर्स है जिनके बारे में प्रॉपर वे से सर्वे हो चुका है और हम इसका प्रेजेंट टाइम में यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए झारखंड का कोई माइंस है, झारखंड में कोई माइंस है, वहां से जो भी मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मींस दे आर कंसीडर्ड एज ए डेवलप्ड रिसोर्स। देन देयर इज ए नेम एज ए स्टॉक रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स का मतलब वो रिसोर्स जिसकी अवेलेबिलिटी हमें पता है, क्लियर कट कि हाँ ये अवेलेबल है अच्छा खासा, बट द पॉइंट इज हमें, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट। तो अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि इंडिया के पास जो है, वैसे तो पूरे थ्रू आउट द ओशियन में जो है मेटलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, मेटलिक नोड्यूल्स, इसमें निकल, कोबाल्ट, ये सारे मिनरल्स होते हैं। इंडिया को भी उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का राइट्स मिला, बट प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, 10 साल का वो राइट्स था, हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हमने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। मीन्स वी हैव रिसोर्स बट द प्रॉब्लम इज ये अक्सर सी बेड में पाया जाता है, बट द प्रॉब्लम इज इसको एक्सट्रैक्ट करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं था, अभी भी नहीं हो पाया, अभी इस पर वर्क चल रहा है। सो स्टॉक एक होता है रिजर्व रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स यानी कि सब कुछ है एक तरीके से, वो डेवलप्ड रिसोर्स जिसको हम लोगों ने लेफ्ट फॉर फ्यूचर यूज, अभी के लिए उसको छोड़ रखा है बाद में यूज करने के लिए। तो ये मेजर है क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से और भी बुक में दिया हुआ है, आप उस डायग्राम को देख सकते हो कैसे नेचर और ह्यूमन के बेसिस पे कैसे नेचर में जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, अल्टीमेटली स्टोरी में यही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। सी जो रिसोर्स है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और एक क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। रिसोर्स जो है क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, दोनों के लिए ही जरूरी है, इसलिए उसका डेवलपमेंट भी जरूरी है। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब अगर रिसोर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल। भाई ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ये हमारे लिए सर्वाइवल, मगर ना ले तो फिर। सेकेंड, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये दो बातों के लिए हमारा रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर प्रॉब्लम देखें, अर्लियर पीपल को लगता है कि जो रिसोर्स था, रिसोर्स है बेसिकली इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और ये बहुत ज्यादा मीन्स ह्यूज अवेलेबिलिटी, दे थिंक ह्यूज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अब इसके कारण क्या होता था, इस थॉट के कारण, इस पर्टिकुलर थॉट के कारण पीपल यूज इररिस्पॉन्सिबल
इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, इररिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिसोर्स को बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कंज्यूम किए, यूज किए। इनको लगता था कि विल नेवर एग्जॉस्ट, कभी होगा ही नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। अब अगर इसकी बात करें, ऑयल एक मेजर रिसोर्स है जो साइंटिफिक कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 47 टू 50 इयर्स नेक्स्ट ही हम जिस तरीके से, जिस पेस से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 50 इयर्स ही ऑयल का यूज कर पाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंस देखो ऑयल का। अगर मान लो ऑयल खत्म हो जाए, आज अगर प्रेजेंट सिनेरियो में इसका इमेजिनेशन करो, अगर ऑयल खत्म हो गया तो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी लगभग जो ऑयल पे चल रहा है वो एंड होगा। जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं जो ऑयल बेस्ड है वो एंड होंगे। मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोग जो है प्रॉपर वे से वर्क कर सके। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, जो ऑयल बेस्ड रहेंगे वो खत्म होंगे। अब अगर फैक्ट्री एंड हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण कोई भी चीज का प्राइस हाई हो जाएगा। अल्टीमेटली इन सब चीजों का रिजल्ट यही होगा, प्राइस जो है हर चीज का हाई हो जाएगा। वी सी द हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन along with अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब भी नहीं है, चीजों का प्राइस ज्यादा, इट मे कॉज फॉर द सिविल वॉर। अगर किसी कंट्री के बारे में बात करेंगे तो ये सिविल वॉर की तरफ ले जाएगा, छोटी मोटी बात नहीं है। सेकेंड, एक तो हो गया लोगों को लगता था ये कभी खत्म ही नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये था, कुछ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स हम लोग डील कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम्स ये था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स रिसोर्स, कुछ लोगों के पास तो बहुत रिसोर्स है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये समाज के अंदर इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, इनइक्वालिटी, रिच एंड पुअर, इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अमीरी गरीबी, इनइक्वालिटी। और ये भी एक मेजर इशू है। आप अगर किसी भी एक होलोकॉस्ट चाहे जो भी प्रॉब्लम देखोगे तो आपको प्रॉब्लम ये दिखेगा कि सर्टेन कम्युनिटी के पास ये अधिकार था कि वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके। कुछ कम्युनिटी ऐसे थे जिनको मौका ही नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली लीड किया डिस्ट्रक्शन, पीपल डिस्ट्रक्शन। थर्ड, इन्वायरमेंटल डैमेज। अब अगर मान लो हमें रिसोर्स को इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज कर रहे हैं और उसके कंसिक्वेंस के बारे में नहीं पता, लाइक हम लोग ऑयल की बात करें, ऑयल का इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन, जो इसमें पॉल्यूशन जो क्रिएट किया ऑयल ने, जो पॉल्यूशन क्रिएट किया वो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज किया इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन, और ऐसे मल्टीपल इश्यू यार। अल्टीमेटली हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं अगर वही क्लीन नहीं रहेगा तो फिर ह्यूमन भी तो इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे 3 मेजर इशू, प्रॉब्लम्स इस रिसोर्स के डेवलपमेंट में देखा गया। और जबकि रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सर्वाइवल और मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड 3 मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स मीन्स हमें रिसोर्स का इस तरीके से यूटिलाइज करना है, इस तरीके से डेवलप करना है विच इंश्योर, जो इन बात को इंश्योर कर, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा, विच इंश्योर
कि उसका यूटिलाइजेशन ऐसे करो कि फ्यूचर अवेलेबिलिटी भी इंश्योर रहे, मीन्स विच इंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल रहे। दूसरा, विच इंश्योर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, विच इंश्योर प्रोटेक्शन टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, या फिर आप एक और इसमें बोल सकते हो विच इंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल सेफ्टी, हेल्दी एनवायरमेंट, जो मन करे बोली, बस कंसेप्ट को समझो आप। जो इंश्योर करे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, मीन्स हर किसी को रिसोर्स का फायदा मिल सके, विच इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, विच इंश्योर ग्लोबल पीस। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका है। हमारे वर्ल्ड में साइंटिस्ट को ये रियलाइज हो गया था कि जिस तरह 1960s के टाइम में, 1950s और 60s के टाइम में ये रियलाइज हो गया था कि द वे वी आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज वो बहुत ही हार्मफुल है। जैसे एग्जांपल के लिए CO2 का एक्सट्रैक्शन मीन्स CO2 का जो एग्जॉस्ट होना या आउटपुट, ये पूरे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं गर्म कर रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डिस्कशन तो इसी समय से स्टार्ट हो गया था। 1992 में पूरे वर्ल्ड को जब ज्यादा शॉक लगने लगा तो 1992 में एक अर्थ समिट हुआ, ब्राजील में, ब्राजील के रियो दे जेनेरियो, जो भी है स्पेलिंग देख लेना, रियो दे जेनेरियो में। तो यहां पे जो है एक तरीके से ग्लोबल पैक्ट साइन हुआ, ग्लोबल पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में ग्लोबल पैक्ट साइन हुए, जो इंश्योर करता था ना सिर्फ एनवायरमेंट को, आल्सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हर एक तरीके की लाइफ जो है अच्छे से सरवाइव करे, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इवन ये भी कि कैसे ह्यूमन हेल्थ, स्पेशली हेल्थ और पॉवर्टी, कि सोसाइटी में कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सबका हेल्थ जो है अच्छा होना चाहिए। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोला जाता है एजेंडा 21। ये एक तरीके का गाइडलाइन था 21st सेंचुरी में किस तरीके से लोगों को क्या क्या मेथड फॉलो करना, जब वो कोई भी एक एक्शन प्लान या कोई भी एक लॉ बना रहे हैं या फिर कोई एक पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है। तो इन्वायरमेंट तुम्हारे किसी भी लॉ से इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कि जो भी अलग अलग तरीके के लाइफ है वो अच्छे से सरवाइव कर सके, ह्यूमन हेल्थ एंड पॉवर्टी, इस तरीके के प्रॉब्लम्स को, इन सब बातों को ध्यान में रख के 21st सेंचुरी के लिए कुछ ग्लोबल गाइडलाइंस बनाया गया जिसको बोला जाता था एजेंडा 21। ये पास हुआ था
1992 के अर्थ समिट ब्राजील में। यहाँ पे मोर देन 100 ऑफ वर्ल्ड लीडर्स ये लोग आए थे और इन्होंने आपस में एक तरीके से कमिटमेंट किए कि अब हमारा जो अगला प्रोसेस होगा, जो भी गवर्नमेंट के लिए हम काम करेंगे, पब्लिक के लिए जो काम करेंगे, वो इस बात को ध्यान में रखते कि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स की अंडरस्टैंडिंग, ये समझ में आ गया। लेकिन हमें एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि रिसोर्स कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह पानी है तो वहीं पे मिनरल्स भी होगा, वहीं पे सब कुछ, ऐसा नहीं है। रिसोर्स के साथ बात ये है कि इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज सच रिसोर्स जो है, रिसोर्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी, तीनों पॉइंट याद रखिए, नेचर में अवेलेबिलिटी, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सट्रैक्शन, और प्लस उसको इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूशन। सो एज सच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज नीड प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगा कि हमें कैसे रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना। हम अगर अपने कंट्री की बात करें, अगर हम लोग देखें, जहां तक अगर इसकी बात करें, राजस्थान में यहां पे सनलाइट, विंड बहुत अच्छा खासा अवेलेबल है, सनलाइट और विंड अवेलेबल है, लेकिन वाटर उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। यहां की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहां पे मिनरल्स बहुत अच्छा अवेलेबल है, मिनरल्स अच्छा खासा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे वाटर की, कहीं कहीं वाटर की कमी है, तो कहीं कुछ सोसाइटी बहुत बैकवर्ड है। इस जगह की बात करें, हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत है, बट टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना, डैम बनाना बहुत ही टफ काम है। सो रिसोर्स जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है, इनका प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से यहाँ लेके आना, चाहे यहाँ से यहाँ लेके जाना, पूरे थ्रू आउट इंडिया में इसको मूव कराना, इट रिक्वायर्स प्लानिंग। और जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज है कि कंट्री में, हमारा जो कंट्री है वो 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड है। एक सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट, और एक है पंचायत। तो हमें इसी रेस्पेक्ट में प्लानिंग भी चाहिए, रिसोर्स को लेकर इसी रेस्पेक्ट में। तो एक होगा हमारा नेशनल प्लानिंग, रिसोर्स के रेस्पेक्ट में देयर विल बी अ नेशनल प्लानिंग विद रेस्पेक्ट टू, एक होगा स्टेट प्लानिंग रिसोर्स को लेकर, इंक्लूडिंग, देखो ह्यूमंस भी इंक्लूड होंगे उसमें, कि ह्यूमंस को लेकर भी कौन सा प्लान किया जा रहा है, तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। एंड थर्ड वन इज कम्युनिटी प्लानिंग, बहुत ही लोकल लेवल पर। तो प्लानिंग अगला हमारा टॉपिक इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।